तो मैं आपके साथ लुसेंट का भौतिक विज्ञान डिस्कशन करने वाली हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। मात्रक मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल। एसआई के संपूरक मूल मात्रक समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेडियन। एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम और संकेत हैं। ताप डिग्री सेंटीग्रेड और नया डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति कंपन प्रति सेकेंड, नया हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता का कैंडल शक्ति और नया कैंडेला। समतलीय कोण डी थीटा चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई ds एवं इसकी त्रिज्या r का अनुपात होता है, अर्थात डी थीटा इक्वल टू ds बटा r। ठोस कोण डी ओम चित्रानुसार शीर्ष O को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र dA तथा त्रिज्या r के वर्ग का अनुपात होता है, अर्थात डी ओम इक्वल टू dA बटा r स्क्वायर। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। एक पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है एवं एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। 10 का घात 10⁻24 योटा, प्रतीक y, 10⁻21 जेटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻15 पेटा, 10⁻12 टेरा, 10⁻9 गीगा, 10⁻6 मेगा, 10⁻3 किलो, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 डेका। 10 का घात 10⁻−24 यक्टो, 10⁻−21 जेप्टो, 10⁻−18 एटो, 10⁻−15 फेम्टो, 10⁻−12 पिको, 10⁻−9 नैनो, 10⁻−6 माइक्रो, 10⁻−3 मिली, 10⁻−2 सेंटी, 10⁻−1 डेशी। बीमा किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घाटों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है, जैसे वेग इक्वल टू दूरी बटा समय इक्वल टू L बटा T, LT-1 या m⁻0 LT-1। बीमीय सूत्र यह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि आमुख भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है।
जैसे कार्य का विमीय सूत्र ml² t-2 होता है। विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा। भौतिक राशि वेग 4, विमीय सूत्र m⁻0 Lt-1, त्वरण का m⁻0 Lt-2, बल का mLt-2, आवेग का mLt-1, कार्य ऊर्जा का mL² t-2, शक्ति का mL² t-3, संवेग का mLt-1, दाब और प्रतिबल का mL-1 t⁻², प्रत्यास्थता गुणांक का mL-1 t⁻², पृष्ठ तनाव का mL⁻0 t⁻², वेग प्रवणता का m⁻0 L⁻0 t-1, श्यानता गुणांक का mL⁻1 t⁻², कोणीय वेग का m⁻0 L⁻0 t⁻², जड़त्व आघूर्ण का mL² t0, कोणीय संवेग mL² t-1, बल आघूर्ण mL², t⁻², ऊर्जा घनत्व mL⁻1 t⁻², पलायन वेग m0 Lt-1, कोणीय आवेग का mL² t-1, गुरुत्वेग नियतांक का m⁻1 L⁻³ t⁻², फ्लांक नियतांक का mL² t⁻1, प्रतिरोध का mL² t⁻3 a⁻², विद्युत क्षेत्र का mL⁻3 a⁻1, गति अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। नोट: विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल = दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा? 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। जब वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय में v1 चाल से और शेष आधे समय में v2 चाल से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल होगी v1 प्लस v2 बटा 2। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। प्रक्षेप्य गति जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समय समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण
हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग पर वलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेपीय गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेपीय गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेपीय गति को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेपीय पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है और उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। डोरी के बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखिता उड़ जाता है। कोणीय वेग, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा इक्वल टू थीटा बटा टी। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई ब्रैकेट 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी v की परिधि इंटू n इक्वल टू 2 पाई आर एन, यही उसकी रेखीय चाल होगी, अर्थात v इक्वल टू 2 पाई आर एन। इसलिए v इक्वल टू 2 पाई n इंटू आर इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। रेखीय चाल इक्वल टू कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। नोट, पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। न्यूटन का गति नियम, भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। प्रथम नियम बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण, पहला, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग इक्वल टू वेग इंटू द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड है। न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वो संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F1 बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान M हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम में F इक्वल टू M है, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक है F इक्वल टू स्मॉल k इंटू स्मॉल x।
जहाँ के स्प्रिंग का बल नियतांक है। स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर इसमें बल प्रत्यानयन बल का परिमाण स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है। यदि स्प्रिंग के बल नियतांक K को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक Nk होगा। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगना, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। तीसरा, रॉकेट को उड़ाने में संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल का समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग इक्वल टू बल इंटू समय अंतराल इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F इक्वल टू mv² बटा r होता है। अब केंद्रीय बल और जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिनमें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अब केंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल आघूर्ण, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण T इक्वल टू बल इंटू आघूर्ण भुजा। ये एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत, तल, स्क्रू, जैक आदि। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। आलम, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलम कहते हैं। आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम F, आयास C तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है।
इसके उदाहरण हैं कैंची, पिलास, सिडासी, कील, उखाड़ने की मशीन, शीश, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक इस वर्ग के उत्तोलक में आलम व आयास ई के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। इसके उदाहरण है सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी आदि। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम F भार W के बीच में आयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। उदाहरण के लिए चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वो बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं: स्थायी, अस्थायी तथा उदासीन। स्थायी संतुलन यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वो पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसे संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वो पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र की उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा थोड़ा देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। स्थायी संतुलन की शर्तें किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तें का पूरा होना आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। अब आ गया कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक जूल है। कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W इक्वल टू F इंटू S कोस थीटा। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है जो 2 प्रकार की होती है: गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा ke होगी। ke मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। नोट: यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है तो अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग अधिक होता है। स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। P इक्वल टू mgh जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्व जनित त्वरण और h ऊंचाई। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण हैं जैसे डायनोमो। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग एक गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध के इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m, जहाँ p संवेग इक्वल टू m भी, अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W बटा T होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय। अब कार्य का SI मात्रक जूल और समय का सेकेंड इक्वल टू वाट, वाट इक्वल टू 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वाट। शक्ति एक और मात्रक अश्व शक्ति भी है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया है। एक अश्व शक्ति, जिसको HP से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 746 वाट और इक्वल टू 746 इंटू 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 बटा 746 वाट इक्वल टू 1.34 HP। वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। 1 वाट घंटा इक्वल टू 3600 जूल। 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। W किलोवाट और मेगावाट तथा HP शक्ति के मात्रक है। W सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक हैं। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F इक्वल टू G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है, जहाँ G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। नोट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश 1788 ने दिया था। गुरुत्व, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, अर्थात गुरुत्व वो आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण g वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। स्मॉल g के मान में परिवर्तन। पहला, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल g का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर स्मॉल g का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति करने पर स्मॉल g का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति करने पर स्मॉल g का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान घूर्णनीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर g के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे
84 मिनट की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। पिंड लिफ्ट में पिंड का भार। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट में नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। नोट: गैलीली ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। ग्रहों की गति संबंधित केपलर का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य के ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वो दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग t² ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन r³ के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात t² समानुपाती r³। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण: सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। नोट: आयु ने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण है। उपग्रह: किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने पर उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। अतः परिक्रमण काल इक्वल टू कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नोट: पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। ध्रुवीय उपग्रह: वैसे उपग्रह जो पृथ्वी की नजदीकी कक्षा में चक्कर लगाते ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा आवर्त काल 84 मिनट का होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। भूस्थायी उपग्रह: ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर तथा कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वो गुरुत्वीय क्षेत्र को
पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। चंद्रमा पर प्लायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v0 इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल g कैपिटल R ई तथा पृथ्वी तल से प्लायन वेग v इक्वल टू अंडर रूट 2g RE अतः v इक्वल टू अंडर रूट 2 v0 अर्थात प्लायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अर्थात दाब इक्वल टू F/F इक्वल टू पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वो दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार होता है। 1 बार इक्वल टू 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुमंडलीय को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। द्रव में दाब द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव्य का दाब कहते हैं। द्रव्य के अंदर किसी पिंड पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P दाब इक्वल टू H इंटू D इंटू G। द्रवों के दाब के नियम। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं और दाब समान होते हैं। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल का नियम का प्रथम कथन, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग का पर आरोपित बल द्रव्य द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। पास्कल नियम पर आधारित कुछ यंत्र है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव्य रखा जाता है। गलनांक तथा क्वथनांक का दाब का प्रभाव। गलनांक पर प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है,
दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ, बिस्मथ, ढलवा, लोहा। क्वथनांक पर प्रभाव। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। प्लवन। उत्प्लावन बल द्रव का वो गुण है जिसके कारण वो वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं पर हटाए गए द्रव के गुरुत्वीय केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड एवं द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। पनडुब्बी जलयान आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नोट। मैनोमीटर सरल वायु दाब मापी, 14 वायु दाब मापी, निद्रव वायु दाब मापी, तुंगता मापी, ये सभी यंत्र द्रव्य दाब व आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। प्लवन का नियम। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्वीय केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्वीय केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। घनत्व। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब होता है। आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू वस्तु का घनत्व बट्टा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। नोट। जल का महत्व घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। जब बर्फ समुद्र में पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। दूध की शुद्धता दुग्धमापी से मापी जाती है। मित केंद्र। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्वीय केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर रेखा को काटती उसे मित्र केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए सत्य। पहला, मित्र केंद्र गुरुत्वीय केंद्र के ऊपर होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्वीय केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। पृष्ठ तनाव। संसंजक बल। ऐसे ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। ठोसों से संसंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में संसंजक बल का मान नगण्य होता है। असंजक बल। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। पृष्ठ तनाव। द्रव से स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वो बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L और F पर
बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव इक्वल टू F/L। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। केशिकत्व। केश नली एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है। केश नली कहलाता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। किसी सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है। यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वो केश नली के ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे दब जाता है। जैसे जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है, इसलिए स्पर्श कोण न्यून कोण है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। केशिकत्व का उदाहरण। ब्लोटिंग पेपर स्थायी को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करती है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी में नमी बनी रहे। पेन का नीब बीच से चिरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। केश नली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती है। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाती है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मेल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। श्यानता। श्यान बल किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता तरल का वो गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है श्यानता कहलाता है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल के कारण होती है। द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ती है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है।
किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका ऐसा मात्रक डेका पॉइंट या पॉइजली या पास्कल सेकेंड है। इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु उस समय के पश्चात वो नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और प्लावन बल के योग के बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग 0 होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती होते हैं, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारा रेखीय प्रवाह, द्रव का ऐसा प्रवाह जिससे द्रव प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसका दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक कोण, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह वो उच्च सीमा उसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए तो वो वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो इसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है, जैसे ज्वालामुखी से निकलने पर। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।